हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं एक डिप्टी कलेक्टर की कॉपी को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ जो कि जनरल स्टडी से संबंधित है। मैं वो डिप्टी कलेक्टर प्रत्युष राजपूत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मीडिया में अपनी कॉपी को शेयर किए। यहाँ पर जो आरटीआई द्वारा निकाली गई कॉपी है और सिंपल सी एक चीज है, जो लड़के महंगी फीस कोचिंग सेंटर में नहीं दे सकते उनके लिए एक आधार बन जाता है कि मेरे को कैसे लिखना है। तो तहे दिल से फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मैं इनकी कॉपी को हम लोग वांचते हैं और आपको लिखना सीख लेंगे इन्हीं कॉपी से कि हमको कैसे और अच्छा लिख सके और कैसे लिखा जाता है, और ये भी हमको पता चलेगा कि भाई क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इनका कॉपी को अवलोकन किया जाए। 2020 में ये डिप्टी कलेक्टर बने थे, उन्हीं की एक कॉपी है। तो जैसे ये इतिहास संबंधित क्वेश्चंस है, इतिहास में क्वेश्चंस था महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े स्थानों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इन्होंने पावापुरी, कुशीनारा और इन्होंने विंध्याचल पर्वत और माउंट आबू, ये चार इन्होंने अपने नाम लिखे। और महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी की मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति और महावीर स्वामी का मंदिर, ये चार उल्लेख किया। फिर भी इनको जो प्राप्त अंक, 2 में 1 अंक प्राप्त हुए हैं। और सारनाथ में ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल है। यह गौतम बुद्ध के द्वारा 5 शिष्यों को प्रथम बार ज्ञान प्रदान किया था। सारनाथ में ही अशोक द्वारा स्थापित मुख्य स्तंभ है। यहाँ पर भारत का चिन्ह अशोक चक्र लिया गया, तो भी इनको 1 नंबर ही मिला था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आयोग में जो जांचा जाता है बहुत कम नंबर मिले रहते हैं, इसलिए आप छोटे छोटे देख लीजिए कि आप घिचीर पिचीर। इनमें एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि लिखने का जो स्टाइल होगा, जैसे आप लोग लिखेंगे एक सुंदर, सबसे पहली बात जो आकर्षित करती है एग्जामिनर को वो सुंदर राइटिंग। तो इनकी राइटिंग बहुत सुंदर है। और दूसरा है स्वच्छता। यहाँ पर देखो दोनों भी बिल्कुल, यहाँ पर देखो ये वाला भी देखो या इस वाले को देखो, काफी स्वच्छता से लिखा गया है यहाँ पर। तो आप लोगों को भी जो है छोटा छोटा तैयारी करके रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इनका था कंदरिया महादेव मंदिर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना कदम वंश द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में विभिन्न प्रकार के मैथुन चित्रों का उत्कीर्ण है जो इसे विश्व में प्रसिद्ध स्थान प्रदान करता है। इनमें भी इनको बहुत सुंदर लिखने के बावजूद 1 नंबर ही प्राप्त हुए हैं। तो मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध नवरत्न, अब देखो मुगल सम्राट प्रसिद्ध नवरत्न, इन्होंने पूरे नवरत्न का नाम लिख दिया। बीरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, मान सिंह, टोडरमल, तानसेन और हुकुम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा। तो पूरा 2 में 2 नंबर इनको दिया गया है। सूफी सिद्धांतों के संक्षेप में समझाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर सूफी इस्लाम का रहस्यवाद को अपना सिद्धांत स्वीकार करता है। यह समानता और प्रेम के विश्वास करता है। सूफीवाद में हिंदू मुस्लिम एकता की भावना भी थी। इसे इस्लाम धर्म की कट्टरता को कम कर सरलता और उदारता को शामिल किया। 1.5 नंबर इनको प्राप्त हो, जो अच्छा नंबर माना जा सकता है। आप देखोगे एक लय है, लिखने में आप देखोगे तो पूरा एक लय में लिखा गया है। बकायदा गैप भी अगर आप देखोगे तो सब में गैप बिल्कुल बराबर दिया गया है और सुंदर ढंग से सजा के लिखा गया है। आपको भी उसी ढंग से लिखना है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण क्या थे, एक क्वेश्चन पूछा गया था। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एकता, प्रेस का विकास, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन और शिक्षा का विकास, ऐसे करके इन्होंने 4 पॉइंट दे दिए थे। इसमें भी इनको 1.5 अंक, जो एक अच्छा अंक माना जा सकता है या माना जाता है, मिला। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, उनके उद्देश्य क्या थे। तो उन्होंने संस्थापक आत्माराम पांडुरंग बताया, उद्देश्य बता दिया निम्न वर्ग के समाज में समान दिलाना, निम्न वर्ग की शिक्षा का विकास करना और अवसरवादियों को, जातियों से दलितों को संरक्षण करना या रक्षा करना। इनको 1.5 नंबर मिला। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आप लोग सोचोगे गोद गोद के लिख दिया जाए यहां से लेके यहां तक, तो ऐसा मत कीजिए। बिल्कुल स्वच्छ ढंग से, भले आप सोचोगे कम लिखो अच्छा लिखो। यहाँ पर टेक्निक, यहाँ डिप्टी कलेक्टर बन रहा है, डीएसपी बन रहा है, अच्छा मान रहा है, तो एक चीज आप इस कॉपी में देख सकते हो, कम लिखो अच्छा लिखो, स्वच्छता लिखो। स्वच्छता
कविता का विशेष ध्यान यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग है तो इसमें हाईलाइट किया गया, उद्देश्य में हाईलाइट किया गया और 1 2 3 करके पॉइंट वाइज इन्होंने सिंपल से लिख दिया। आपको 2 में 1.5 अंक, बहुत अच्छा अंक मां बोल सकते हैं, यहाँ पर मिल रहा है। उसी में आप देखोगे बारदोली सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखने को बोला गया था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के बारदोली में हुआ। उनके नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनका कारण प्लेग फैक्स को मिला, मालिकों द्वारा बंद करना था। अब देखो यहाँ पर इनको थोड़ा सा 1 नंबर से संतोष करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं कटपीट किया है। यहाँ पर सत्याग्रह के फलस्वरूप 6.03% लगान तय किया गया, संतुष्ट नहीं हो पाए, उसमें 1 नंबर ही इनको मिला। सिंधु सभ्यता, अब जो आपका अंक जाएगा 4 नंबर वाले हैं, 60 शब्दों में लिखने की बात है। और इनको देखो, सिंधु सभ्यता कला का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ कलात्मक वस्तुओं को उल्लेख कीजिए। उन्होंने पशुपतिनाथ की मूर्ति के बारे में वर्णन किया, छोटा सा लिखा और वर्णन कर दिया। नृत्यांगना की मूर्ति बताया और मात्र देवी की मूर्ति का वर्णन छोटा सा किया। इसके योनि से फसल के उगता हुआ दिखाया गया, जैसे उर्वरा देवी कहा गया। लाल रंग का मृत भांड है ना, अनेक मूर्तियां, व्यापारी की मूर्ति, श्रृंगार कलाओं की मूर्ति, व्यापारी या पुजारी की मूर्ति बोलती है, और 2 चित्र छोटा सा बनाने की कोशिश इन्होंने किया। 4 में 3 बहुत अच्छा अंक है। मीराबाई और रसखान से संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को बोला गया था। तो मीराबाई के बारे में, रसखान के बारे में इनको जानकारी थी। आपको बोला गया राजस्थान की भक्तिकालीन कवित्री भी, जो राजा भोज की पत्नी थी, है ना, और यहाँ पर कृष्ण जी की अनन्य अपना आराध्य स्वीकार कर उससे संबंधित साहित्यों की रचना की। प्रमुख रचनाएं बताया नरसिंह की मायरा। और रसखान के बारे में भी बताया गया था। रसखान अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी पर कविताएं एवं रचनाएं लिखी हैं। उनके रचनाएं प्रेम वाटिका और रसखान सुजान ना, यहाँ पर देखो दोनों लिख दिया और 3 नंबर एक अच्छा नंबर बोला जा सकता है, दिया गया है। सरदेश मुखी और चौथ पर संचित टिप्पणी की बात किया तो हमको मालूम है शिवाजी ने चलाया था सरदेश मुखी और चौथ, और बाकायदा उन्होंने लिखा मराठा कालीन राजस्व का एक व्यवस्था थी। स्वदेश मुखी पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा व संपत्ति की रक्षा हेतु मराठा राज्यों द्वारा वसूल किया जाता था। 1/10 भाग दर भी बताया, और चौथ बताया, चौथ भी पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। उन क्षेत्रों में आक्रमण न करने के लिए होता था। चौथ राजस्व का प्रमुख हिस्सा था। दर कुल आय का 1/4 भाग बकायदा बताया गया। 3 नंबर आपको मिला है। इसके बाद आपने देखा 1857 क्रांति की सफलता के 3 प्रमुख कारण इन्होंने बताया था। राष्ट्रीयता का अभाव, राजनीतिक कमी और संसाधनों का अभाव। जो पूछा गया उतना और हल्का थोड़ा सा वर्णन, आपको 3 नंबर मिले। बटलर समिति का गठन का कारण इनसे पूछा गया था। शायद तक थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार, हर आदमी हर क्वेश्चन को नहीं बना पाता। बटलर समिति वास्तव में 1927 में आई थी, और इन्होंने 1900 गलत समझ बैठे थे, और 1919 वाला बटलर समिति, पहला तो सन वाला आपका गलत हो गया था। और ये सुधारों की जांच, इसमें बटलर समिति के गठन 1919 सुधारों की घोषणा की जांच कर मूल तत्वाधान हेतु सिफारिश करने किया गया था। इसका मुख्य कारण भारतीयों द्वारा 1918 में सुधारों को खामियों के विरुद्ध था। ये गलत हो जा रहा था। वास्तव में ये बटलर समिति जो आया था, रियासतों के राजकुमारों को सर्वोच्च शक्तियों एवं उनके बीच संबंधों की जांच के लिए था, इसलिए इनको 0 नंबर यहाँ पर मिला। गुप्तकालीन भारत में विज्ञान एवं तकनीकी विकास को रेखांकित कीजिए तो बाकायदा इन्होंने बताया गणित तंत्र में भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल, गुप्त काल को चहुमुखी विकास दिखाई देती है, जिसमें विज्ञान और तकनीकी निम्नलिखित विकास होते हैं। गणित तंत्र, गणित क्षेत्र के बारे में बताया था, जो शास्त्रों का नाम लिखा, योगदान बताया 12 मिहिर के बाद। चिकित्सा क्षेत्र के बारे में बताया गया, खगोल शास्त्र के बारे में उन्होंने लिखा, रस विज्ञान, रसायन विज्ञान, नव निर्माण, ऐसे पॉइंट वाइज आपको भी लिखना। देखिए बाकायदा इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है, और बाकायदा बगल में भी लिख दिया थोड़ा सा तकनीकी और वैज्ञानिक किताब, आर्यभट्टी, बृहत कथा, बृहत जातक, मैंने ये पुस्त किताबों का नाम दिया। तो बाकायदा 8 में इनको 6 नंबर गए, 6 नंबर इनको प्राप्त हुए। शेर शाह का भू राजस्व व्यवस्था प्रकाश डालिए। तो शेर शाह सूरी का शासनकाल 1940 से 1945 ईस्वी तक रहा है, वर्षों तक बताया। और बाकायदा पॉइंट में जैसे भू राजस्व व्यवस्था वैज्ञानिक आधार पर आधारित थी, भूमि की माप हेतु गज सिकंदरी का उपयोग,
भूमि को उपजाऊ क्षमता के आधार पर उच्च एवं मध्यम व निम्न उपजाऊ क्षेत्र में बांटा गया। उपजाऊ क्षमता का आधार 1/3 भाग मैंने पूरा इन्होंने लिख दिया। रैयत बाड़ी व्यवस्था, कृषकों के कृषि ऋण बकायदा पॉइंट वाइज लिखा है यहाँ पर। इनको भी 8 में 6 नंबर गए। स्वदेशी आंदोलन का रेखांकित कीजिए, यहाँ पर पूछा गया था। बस 1905 में आपको मालूम है बंगाल विभाजन कारण स्वदेशी आंदोलन हो, तो बकायदा इन्होंने जिक्र किया और बकायदा पॉइंट वाइज देखिए 3-4 यहाँ पर भूमि उपजाऊ क्षमता के आधार पर उच्च एवं मध्यम यहाँ पर विरोध का नया तरीका था, ग्रामीणों का सशक्तिकरण था, निर्यात में वृद्धि थी, आयात में कमी थी, लघु व कुटीर उद्योगों की बढ़ावा मिला था और जनता में मन में विश्वास बढ़ा। महिला आंदोलन का प्रत्यक्ष किया, आने वाले सभी बड़े इस आंदोलन का आधार बनाइए और इस प्रकार आंदोलन का नेतृत्व करके बताया यहाँ पर गया था। इनको 5 नंबर यहाँ पर दिए गए थे। इसके बाद जो इतिहास में था 15 नंबर के क्वेश्चन थे आते हैं। आपको भी समझना होगा कि इस खंड में कुल 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न देना होगा और वास्तव में आपको इसमें एक प्रश्न बनाना था जो 15 नंबर के थे, माने 175 अंक के आते हैं यहाँ पर। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक कहां तक होता है, तो विवेचना कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो उन्होंने दूसरे क्वेश्चन को चुना था। भारत छोड़ो आंदोलन के 8 अगस्त बताया था, सन बताया 8 अगस्त 1942 गांधी जी द्वारा बंबई में ग्वालियर टैंक में प्रारंभ किया गया था। और जो कारण बताया उत्तरदायी कारण जो शोषण का नीतियां था, जापानी सेना का खतरा था, विश्व युद्ध को उपजी परिस्थितियां थी, क्रिप्स मिशन की असफलता थी, भारत विभाजन की मांग थी, बढ़ती हुई सांप्रदायिक भावना थी और इसका जापान का आयरलैंड इटली इत्यादि देशों का सफलता प्रत्यक्ष था। भारत को एक संघ के रूप में स्थापित करने का प्रयास है ना, पत्र पत्रिकाएं द्वारा आम जनता उग्र भावना का लाभ हो लेना। इस प्रकार पूरा 10 पॉइंट इन्होंने दिए थे और इनको आपको 15 में 9 नंबर प्राप्त हुए थे। इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो संविधान और लोक प्रशासन का पार्ट आता है। संविधान और लोक प्रशासन में पूछा गया था उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को समझाइए। बकायदा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया था मंडल द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। यहाँ पर यह निर्वाचक मंडल एकल संक्रमणी हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता। पूरा दिया, इसके बावजूद उनको 1 नंबर संतोष करना पड़ा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताइए, तो देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात कोई ऐसा कार्य विधि के नियमों के पूर्व निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही किया जाता हो, इसे प्राकृतिक न्याय के रूप में स्वीकार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आधारभूत बताया, इसको 0.5 शायद तक संतुष्ट नहीं हो पाए, हो सकता है इन लोग डायसी के नाम चाहते हो। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि का शासन प्रक्रिया पूछा था, डायसी का नाम तो नहीं होता, ये प्रक्रिया आता, तो प्रक्रिया में और कुछ चाह रहे होंगे उन लोग, ये नहीं जान सका, लेकिन 0.5 अंक इनको प्राप्त हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में द्वैत शासन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो द्वैत शासन आपने जानते हैं डबल शासन, राज्यों का अलग और क्षेत्रों का अलग, क्या केंद्र का अलग होता है। तो उसने उन्हें वर्णन किया था इन्होंने 1919 के अधिनियम के अनुसार द्वैत शासन के आशय है कि एक ही क्षेत्र में 2 शासक सिद्ध, किंतु विषयों व उत्तरदायित्व का अंतर होता है। उत्तरदायी विषय स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा, लोक कल्याण, कृषि और हस्तांतरित विषय अन्य राजस्व, न्याय, पुलिस। कुछ और चाह रहे होंगे, इन नंबर आपको 0.5 नंबर ही दिए होंगे। औपनिवेशिक स्वराज्य का अर्थ बताइए। तो देखो औपनिवेशिक स्वराज्य हम जानते हैं कि हमारा भारत भी कभी उपनिवेश रहा है इंग्लैंड का। इनके माध्यम से इसके आशय ऐसे समान शासन व्यवस्था से है जिसमें किसी क्षेत्र का शासन तो स्थापित व्यक्ति द्वारा है, किंतु अंतिम सर्वेसर्वा अन्य राष्ट्र होता है। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया में यह व्यवस्था, इनमें भी आपको आधा नंबर ही दिया गया। एग्जामिनर और कुछ चाह रहे थे। संघात्मक शासन का लक्षण पूछा गया था, तो इन्होंने 4 लक्षण बताए थे। संघ व राज्यों का शक्ति विभाजन, संसदीय व्यवस्था, संसद का द्विसदनी होना, केंद्र राज्य सरकार दोनों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता, इनमें भी आधा नंबर ही दिया गया। पोस्ट कार्य जो हमको मालूम, पोस्ट कार्य जो आपको पढ़ोगे तो आपका जब नए विद्यार्थी उनको एक लोक प्रशासन पढ़ना होगा। लोक प्रशासन का ही एक सिद्धांत है, लूथर गुलिक का सिद्धांत है, जिसको हम लोग पोस्ट का, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टॉपिंग, टी से डायरेक्शन, सी से कोऑपरेशन और आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। तो कोऑर्डिनेशन बोलते हैं ना, तो प्लानिंग इन्होंने पूरा लिख दिया, तो बकायदा इनमें भी आपको 1.5 नंबर आपको दिया गया।
डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन भी पूछ दिया था। यहाँ विधि का शासन क्या है, ये वास्तव में अब 4 अंकों वाला था। विधिक शासन, इसका अर्थ विधि का शासन किसी राज्य में इसमें सभी कार्य विधि के अनुसार ही संचालित होगा। विधि सत्ता प्राप्त अधिकारियों को नियंत्रित कर विधि का अनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करेगी। विधि का शासन समानता पर आधारित है। विधि के समय समझ सभी व्यक्ति समान है तथा विधि द्वारा सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण प्राप्त होता है। 4 में आपको 2 नंबर मिला। आप सोच सकते हैं इतना अच्छा लिखने के बावजूद नंबर में कंजूसी वहां पर आयोग में किया जाता है। ये मान के जो खुल दिल फेंक के नहीं देते नंबर यूनिवर्सिटी टाइप का, ये समझ लीजिए आपका राइटिंग और सब कुछ होने के बावजूद, लिखने के बावजूद भी नंबर हमको नहीं मिल पाता। इसमें ध्यान रखेंगे, उस हिसाब से छोटा छोटा आप नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर लीजिए। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, सरल क्वेश्चन को ही सरल ढंग से आपको बना के रख लेना चाहिए। यहाँ पर आप घर में भी तैयारी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कोई कोचिंग सेंटर में आप जाए। संविधान के आधारभूत ढांचे पर प्रकाश डालिए। तो इन्होंने बताया देश में सबसे प्रतिष्ठित बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 उच्चतम न्यायालय के आधारभूत ढांचा का अवधारणा प्रस्तुत किया था ना, जिसके अनुसार ऐसा किसी विशेष संशोधन कर सकता है किंतु उसमें संविधान का आधारभूत ढांचा स्थापित प्रस्तावित ना हो ना। इस अवधारणा को न्यायालय में संविधान की रक्षा करता। तो पूरा बताया, प्रमुख विषय बताया, मूल अधिकार, नीति निर्देशक, संघवाद बाकायदा बताया। इनको 2.5 नंबर इनको दिया गया था। लोक आयुक्त को भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने भारत में लोक आयुक्त लोकायुक्त अधिनियम द्वारा बताया गया कि राज्यों में लोकायुक्त नियुक्ति की गई और बताया 5 पॉइंट दिए थे इनके कार्य को, 2 नंबर ही इनको दिया। राज्यपाल और राज्यपाल की शक्ति स्थिति की विवेचना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा, 8 नंबर का था ये। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुसार 151 तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की शक्तियां बताया, प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति, क्षमादान की शक्ति, फिर न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, राज्यपाल की स्थिति, ये सारे बताया गया। अंक यहाँ पर इसके बावजूद इनको 4 अंक मिले हैं। संगठन संबंधी 7S मॉडल की विवेचना कीजिए। 7S मॉडल वास्तव में मैकेंजी का, ये आपको लोक प्रशासन की पुस्तक में आपको मिल जाएगी। ये मैकेंजी का है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटजी है, सिस्टम है और शेयर्ड वैल्यू है, स्किल है, स्टाइल है और स्टाफ है। वास्तव में लिखा तो इन्होंने पूरा था यहाँ पर, हालांकि ऊपर नीचे इन्होंने लिख दिया था यहाँ पर, लेकिन लिखा पूरा है यहाँ पर पूरा। इस चीजों में एक पॉइंट बस छोड़ दिया था, तो भी इनको 8 में मात्र 2.5 नंबर दिया है। आप सोच सकते हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहते हैं और किस प्रकार आपको, मैंने बोला ना ज्यादा मत लिखो लेकिन सटीक लिखना आपके लिए जरूरी होता है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को उदाहरण से समझाइए। तो इन्होंने बकायदा ये पूरा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था। भारत के राष्ट्रपति, देखिए भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य से मनोनीत हो को छोड़कर ना, राज्यों की विधानसभा के सदस्य मनोनीत नहीं ना, और है क्या दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य मनोनीत नहीं, बाकायदा उपरोक्त सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है। राष्ट्रपति एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने हेतु 50% का 50% प्लस 1 ना मतदान अर्थात कोटा की आवश्यकता होती है। तो भी यहाँ पर उदाहरण देके समझाया गया था, 5 नंबर दिया गया। शायद तक सूत्र उत्तर की मांग कर रहे थे कि सूत्र जो डालना था मेरे हिसाब से कि किस प्रकार का सूत्र का आकलन किया जाता विधायकों का, और यही शायद तक उदाहरण का इन लोग कुछ कुछ मांग कर रहे होंगे, तभी इनको 5 नंबर आपको मिला है। आप सोच सकते हैं इतना अच्छा लिखने के बावजूद आपको संतोष करना पड़ता है इतने कम नंबरों से। इसके बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास भी इन कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय कुल वंश के भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत अवलेख के विषय में आप क्या जानते हैं। देखो आरंग ताम्रपत अपना शब्द नाम रट लिया होगा, सूरा दयित विभीषण, विभीषण फर्स्ट, द्विदयित सेकंड और विभीषण द्वितीय का नाम उल्लेखित, पूरा नाम इन्होंने लिख दिया था। यहाँ पर 1.5 नंबर इनको गया। उसी प्रकार बस्तर की रानी स्वर्ण कुमारी क्रांतिकारी गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। ये बस्तर की रानी स्वर्ण कुमारी जो है, स्वर्ण कुमारी वर्ष 1928 से राजा भूपाल देव के विरुद्ध नवाबाई के विवाह करने के विरोध किया था। ये गलत हो गया कि ये बस्तर की स्वर्ण कुमारी कोई दूसरी है। जो उन्होंने सोचा था, वो जो रानी के बारे में लिखा था जिसे विद्रोही रानी कहा जाता था, इसलिए 0 अंक मिला गया। ये दूसरा स्वर्ण कुमारी है जिसके बारे में इन्होंने लिख डाला है। 1905 में पश्चात छत्तीसगढ़ के रियासतों को उल्लेख, तो बाकायदा रियासतों को 14 रियासतों का नाम लिखा, नामों लोग बोला था नाम लिखना, आपको भी नाम लिखना, 1.5 नंबर आपको मिल जाते हैं।
मराठा आक्रमण कलचुरी की स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो आपको मालूम है कि मराठा जब आक्रमण कर रहे थे तो रायपुर के कलचुरी यहाँ पर पूछा था। मराठा आक्रमण समय कलचुरी की स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो मराठा आक्रमण समय रायपुर कलचुरी के शासक रघुनाथ सिंह था, जो रतनपुर होना था, रायपुर नहीं यहाँ पर, जो अपने पुत्र के वियोग से ग्रसित था। वह रायपुर कलचुरी में अमर सिंह शासक था, जिसकी स्थिति अत्यंत दुर्बल और दुर्लभ परिणाम स्वरूप राजाओं और मराठों के समस्त आत्मसमर्पण कर दिया। ये 1.5 नंबर इनको गए थे। बावन राव लाखे के योगदान देखो पॉइंट वाइज इन्होंने लिख दिया था। जो भी पूरा आंदोलन जो किए थे संत सहित लिखा। अशोक आंदोलन समय राय साहब को उपाधि त्यागी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नागपुर 5 पांडवों में शामिल हुए। रायपुर को स्वतंत्र आंदोलन का मुख्य अलख जलाने का योगदान दिया। 1.5 नंबर इनको गए। अच्छा नंबर माना जा सकता है। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के पटेल के कार्यों का पूरा उल्लेख किया। पटेल मराठा कालीन एक नवीन पद था जो कमा विस्तार, फड़नबीस और ग्राम के गोटिया के व्यवस्था बनाने, लगान निर्धारण व सुरक्षा संबंधी कार्यों को योगदान देता था। 1.5 नंबर इनको गए। कलचुरी प्रशासन में गढ़ का महत्व बताया इन्होंने। कलचुरी प्रशासन गढ़ का प्रशासनिक इकाई थी जो 7 बरहों या 84 गांव में मिलकर बनता था। बकायदा 1.5 नंबर दिया गया। छत्तीसगढ़ होम रूल आंदोलन का प्रभाव बताया गया। तो देखो वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी प्रभावी था। राज्य में तिलकवादी संगठन के माध्यम से स्वतंत्र आंदोलन की तीव्रता मिली, राजनीतिक शून्यता समाप्त हुई और युवाओं को नया जोश आया तथा संगठन के माध्यम से लोगों को मंच प्राप्त हुआ। 1 नंबर मिला। आधा नंबर यहाँ चूकते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो कमी महसूस होती है मुझे, वो है कि जो होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया। यही एक कमी थी, शायद तक इसी वजह से 1 नंबर प्राप्त हुआ। सरबपुरी राजा प्रसन्न मात्र उपलब्धियों का विवरण दीजिए। ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे, तो बकायदा 6 पॉइंट इन्होंने प्रसन्न मात्र के बारे में लिखा था, तो भी 2 अंक ही इनको गए। रतनपुर के राजधानी स्थापना को छत्तीसगढ़ कलचुरी शासकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो कलचुरी शासक देखो बकायदा बताया कृष्णराज, बावन राजदेव, कोकल देव द्वितीय और यहाँ मुमुतंग है ना, मुदतंग सॉरी, यहाँ पर था 2.5 नंबर इनको गए बकायदा लिखने के बाद। और यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। बिलासपुर में बानर सेना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 1930 में सविनय अवज्ञा प्रथम चरण बिलासपुर में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्रता प्रदान करने बानर वासुदेव देवरस द्वारा यहाँ पर हुआ। जूना बिलासपुर बकायदा लिखा इन्होंने पूरा बताया। इनको अच्छा नंबर मिला। 3 नंबर यहाँ पर चले गए। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण सूत्रपात किस प्रकार हुआ? तो जैसे उन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण रघुजी द्वितीय की मृत्यु के बाद अप्पा साहब ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर अंग्रेजों को छत्तीसगढ़ अनजाने की आमंत्रित कर दिया यहाँ पर, और इस प्रकार बकायदा इन्होंने लिखा था। इनको 2 नंबर ही दिया गया। अस्पष्टता निवारण के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन इन्होंने किया था। बकायदा कौन कौन सा सन सही देखो पॉइंट वाइज लिखे हैं यहाँ पर। 1918 में सतनामी आश्रम की स्थापना, 1918-19 में निम्न वर्गों के जनेऊ कार्यक्रम द्वारा जनेऊ पहनाया गया है ना। 23 नंबर 1922 को राजीव राम मंदिर प्रवेश कराया गया। बकायदा लिखत बकायदा 4 में 3 नंबर आपको जाते हैं। इसके बाद आपका बारसूर के ऐतिहासिक महत्व की बात कर रहा था। यहाँ पर 100 शब्दों में लिखने थे। यहाँ पर 8 नंबर के क्वेश्चन है, तो बकायदा हर चीज को पॉइंट वाइज लिखा गया। देखना कि बारसूर ऐतिहासिक महत्व, छिंदक नागवंश का राजधानी होने गौरव प्राप्त है, इंद्रावती नदी के दक्षिण में स्थित है, यहाँ अनेक स्थापत्य कलाएं मिलती है। और इसके बाद प्रतिमा जो भी है बारसूर क्षेत्र में आज नागवंशियों के ऐतिहासिकता का सजोकर रखा गया। बारसूर बरासुर नामक राजा की याद दिलाता है। तो बकायदा बहुत सुंदर 6 नंबर, 5 पॉइंट डाले, 6 नंबर दिया। आपको भी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करने। इन्होंने हर चीज को पॉइंट वाइज ही लिखा है। छत्तीसगढ़ राजनीतिक इतिहास में कंडेल सत्याग्रह का महत्व को भी देखिए पॉइंट वाइज इन्होंने पिरोया है कि छत्तीसगढ़ में कृषकों को अपनी मांग रखने के लिए प्रेरित किया। ये भी 8 नंबर का था। स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नया जोश उत्साह प्रदान किया। इस प्रकार इन्होंने बकायदा 7 पॉइंट डाले। इनको 6.5 नंबर गए। यहाँ पर देख लेंगे कि किस प्रकार इनमें लिखा जाता है। छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो सूबा व्यवस्था में ये जो पूछा गया था ये भी 8 नंबर का। देखो सूबेदारों की नियुक्ति कैसे होती थी बताया। मराठा शासक व्यंकोजी भोसले ने राज्य में सूबा व्यवस्था को आरंभ किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक सूबा
मानकर सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी। कुल मिला के आपने जो प्री में पढ़ा है उसी को यहाँ पर रिटर्न लिखना है, बस और कुछ बता नहीं देता हूँ। कोई हौवा नहीं है, बस लिखने का एक स्टाइल बस पता चल जाइए। बस जो 40-45 लाख हजार रुपए देके महंगी फीस देके आपको जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, केवल देखते जाइए। सूबेदारी की नियुक्ति बताया है, देखो छत्तीसगढ़ में सूबेदार पूरा नाम लिख दिया, 8 सूबेदार हुए तो सब 8 सूबेदार को उन्होंने नाम लिखा। शासन पद्धति कैसी होती थी उसके बारे में बताया। ठीक है, सूबेदार रतनपुर केंद्र बनकर शासन करते थे, राज्य में परगना ग्राम के बांटा गया था, इस प्रकार करके प्रभाव बताया, कल्याणकारी कार्य 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 हुए थे, शोषण का पर्याय था यहाँ पर, और लाभ भी बताया, छत्तीसगढ़ नया शासन व्यवस्था प्राप्त हुआ। तो बकायदा 6.5 नंबर इनको दिया गया था। इसी प्रकार एक और आता, सीधा 15 नंबर क्वेश्चन आया था। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर के छत्तीसगढ़ में, जिसमें एक आपको बनाना है। इन्होंने व्यक्तिगत एक पूछा, चक्रकूट के छिंदक नागवंश के इतिहास पर संक्षेप पर डालिए, और एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान विवरण। इन्होंने व्यक्तिगत आंदोलन को चुना था, तो उन्होंने बकायदा अक्टूबर 1940 में पूरे भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। छत्तीसगढ़ में बताया यहाँ पर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह बकायदा रायपुर में योगदान किसने किसने दिया, इसके बाद बिलासपुर में योगदान किसने किसने दिया, दुर्ग में योगदान किसने दिया, मुंगेली में योगदान, महिलाओं का योगदान, युवाओं का योगदान, कृषकों का योगदान बताया, पूरा बताया गया, और आदिवासियों का योगदान। इस प्रकार इनमें 10.5 नंबर, 15 में बहुत अच्छा नंबर माना जा सकता है, 10.5 नंबर तक आपको मिला है। आप देख सकते हैं एक कॉपी कैसे लिखते हैं, किस प्रकार लिखा जाता है, राइटिंग किस प्रकार बनाना है, और कितना गैप भर भर के लिखने से नंबर नहीं मिलता। मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंटों, यहाँ पर मेरे मित्रों, जो भी भर भर के लिखने से नहीं मिलता, स्वच्छता पर मिलता है। आप स्वच्छ लिखो, सुंदर लिखो, और वास्तव में जो पूछा जाता है उसको लिखो। आप फिर देखिए, आप भी एक डिप्टी कलेक्टर, भावी डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।